हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में एमसीक्यू बेस्ड सीरीज ऑन आईएएस कोड्स के सेशन 16 में आईएएस 800 2007 के कोडल प्रोविजंस को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करूंगा, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ ईएससी, एसएससी, जेईई मेंस एंड ऑल अदर स्टेट जेईई एग्जाम्स एज वेल एज द फील्ड इंजीनियर्स जो हमारे फील्ड पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में अपीयर होना है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड एज एक्सीडेंटल लोड्स। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये लोड्स हमारे एक्सीडेंटली स्ट्रक्चर्स पे आ गए। ठीक है, सपोज आपने कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किया और उसके पास कोई ब्लास्ट हो गया तो उसकी वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पे वो हमारा लोड्स के फॉर्म में जो नॉमेनक्लेचर दिया गया वो एक्सीडेंट लोड्स के नाम से दिया गया। तो आईएएस 800 जो स्पेसिफाई करता है उसमें ये बोलता है कि अगर व्हीकल्स का इंपैक्ट, ठीक है, रोड्स पे व्हीकल्स चल रहे हैं उसका जो इंपैक्ट हो रहा है उसकी वजह से जो लोड्स ट्रांसमिशन हो रहा है उन पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में जो एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं तो वो एक्सीडेंटल लोड होगा। कोई ब्लास्ट हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और देयर आर ब्लास्ट हो गए, तो जो शॉक वेव्स जनरेट हो रही हैं, सरफेस एक्सप्लोजन हो रहे हैं, उसकी वजह से जो वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं हमारे स्ट्रक्चर में वो सब्सिक्वेंटली एक तरीके से इनडायरेक्टली लोड्स उस पे जा रहा है, तो वो भी लोड्स हमारे एक्सीडेंटल लोड्स की कैटेगरी में आएंगे। जो इरेक्शन लोड है ये डिफरेंट टाइप का लोड होता है। इट इज नॉट अ एक्सीडेंटल लोड, इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज। जब हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो होता क्या है, हम इरेक्शन करते हैं, मटेरियल का स्टोरेज करते हैं, इरेक्शन इक्विपमेंट्स लगाते हैं, तो जो इक्विपमेंट का ऑपरेशन है उसकी ब्रेसिंग्स लगी होती है हमारे स्ट्रक्चर में टेम्परेरी, तो वो सब एक एडिशनल लोड हमारी बिल्डिंग पे एक्ट कर रही होती। तो जब भी हम इस तरह की बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं, स्पेसिफिकली स्टील स्ट्रक्चर्स जहां पे आपको इरेक्शन करना होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो वहां पर आपको इन लोड्स का कॉम्बिनेशन डेड लोड, विंड लोड और अदर लाइव लोड्स के साथ स्ट्रक्चर पे लेना पड़ता है। तो यहां पर यही सेम चीज लिखी है, डेड लोड, विंड लोड as would be imposed on the structure during the period of erection should be taken as acting together with the erection loads. So these are different from the accidental loads. तो IS कोड्स हमारे पास जो अवेलेबल है IS 800 2007, इसमें एक्सीडेंट लोड्स को डिफाइन किया है कि वो लोड्स which are due to blast and due to the impact of vehicles etc. Erection loads are treated as separate loads, not अंडर दी इम्पोज लोड और अंडर दी डेड लोड्स। ठीक है, ये सेपरेट हेड में ट्रीट होते हैं। तो जो भी इनका इफेक्ट है बिल्डिंग पर वो अप्रोप्रिएट सेफ्टी फैक्टर्स का यूज करके हम डिजाइन में कंसीडर करते हैं। तो 1 and 2 होगा जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है IS 800 2007 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ऑफ इम्पोज लोड्स। मैंने आपको इम्पोज लोड ऑलरेडी IS 875 पार्ट 2 में डिटेल में कोड का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो IS 875 है उसका पार्ट 2 है जो वो इम्पोज लोड से डील करता है। इम्पोज लोड्स आर बेसिकली द लाइव लोड्स जो बिल्डिंग पर एक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ लोड। तो पार्ट 2 जो है दिस इज डीलिंग विद द लाइव लोड्स या इम्पोज लोड्स जो डायनेमिक है, टेम्परेरी है, तो स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोज लोड की 2.1 जो पार्ट 2 कोड है उसमें 2.1 क्लॉज पे अगर आप देखोगे इम्पोज लोड को क्या डिफाइन किया था, मैंने बताया था द लोड अज्यूम्ड ऑफ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेंडेड यूज ऑफ ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी का मतलब ये है कि वो बिल्डिंग किस पर्पज से यूज हो रही है। अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वहां पे जो लाइव लोड होगा या इम्पोज लोड होगा, वहां के लोग जो रह रहे होंगे, जो फर्नीचर होगा, तो वो सारा लोड जो है वो बिल्डिंग पर टेम्परेरी और डायनेमिक नेचर का होगा, तो वो आपका इम्पोज लोड की कैटेगरी में आता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेंसी। जैसे मेडिकल ऑक्यूपेंसी है तो वहां पे लाइव लोड, इम्पोज लोड अलग होगा। तो इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द मूविंग पार्टीशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड लोड्स ड्यू टू इंपैक्ट और वाइब्रेशन की वजह से भी जो लोड्स आ रहे हैं वो इम्पोज लोड की कैटेगरी में ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, एंड डस्ट लोड, डस्ट लोड भी हमारा, डस्ट लोड मतलब ये हो गया कि जो डस्ट डिपोजिशन हो रही है बिल्डिंग में वो भी एक तरीके से मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा लेकिन एक लोड एक्ट कर रही है। जो हम लोग जब सैप स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां पे फ्लैट सर्फेसेस और कर्व्ड सर्फेसेस के हिसाब से डस्ट लोड कंसिडरेशन का प्रोविजन है। तो ये हमारे इम्पोज लोड की कैटेगरी में आते हैं, बट एक्सक्लूडिंग विंड लोड, सेस्मिक लोड, स्नो लोड एंड अदर लोड्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्रीप, श्रिंकेज,
डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये लोड्स हमारे इम्पोज लोड की कैटेगरी में नहीं आते, दे आर ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो लाइव लोड हमारा बेसिकली इम्पोज लोड हो गया, क्रेन लोड भी अगर हमारा गैंट्री इंस्टॉल्ड है बिल्डिंग में तो भी हमारा इम्पोज लोड की कैटेगरी में हम कंसीडर करेंगे। डस्ट लोड भी हमारी लाइव लोड में या इम्पोज लोड में कंसीडर होगी। तो ये लोड्स जो है ये इम्पोज लोड्स हैं विच आर गवर्न्ड बाई IS 875 के पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू दैट वीडियो, ठीक है। यू विल सर्च, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे IS 875 पार्ट 2 IS गेटवेज, तो यू विल गेट दी कंप्लीट कोडल एक्सप्लेनेशन। फिर जो इरेक्शन लोड मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया पहले क्वेश्चन में कि इरेक्शन लोड ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन स्टेज जो स्ट्रक्चर पे टेम्परेरी ब्रेसिंग्स और इन सब से आ रहे हैं ड्यूरिंग द इरेक्शन प्रोसेस, तो इसमें हमारा इरेक्शन लोड जो है वो इम्पोज लोड नहीं है। यह सेम चीज यहां पर दी हुई है कि इम्पोज लोड्स में हमारे क्या क्या लोड्स आ रहे हैं, लाइव लोड आ रहा है, क्रेन लोड आ रहा है, स्नो लोड आ रहा है, डस्ट लोड आ रहा है, वेव लोड आ रहा है, अर्थ प्रेशर आ रहा है, ये कोड IS 800 में लिखा हुआ है, ठीक है। दीज आर कंप्लीटली ट्रीटेड एज इम्पोज लोड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन, ये पहला आइटम ये है, पहला स्टेटमेंट कि जब हम इलास्टिक एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो जो भी स्टील मेंबर है दैट शैल बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द यील्ड स्ट्रेस अंडर कंप्रेशन। जब भी कंप्रेशन लोडिंग हो रही किसी भी स्टील मेंबर पे और हम इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हैं तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, कि यील्ड स्ट्रेस पे जाके हमारा फेलियर होगा, लेकिन लोकल बकलिंग नहीं होनी चाहिए। लोकल बकलिंग का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनमें जो लोकल एलिमेंट्स हैं, यानी हमारा सपोज ये एक बीम है, बीम में हमारा ये जो है ये फ्लैंज है, तो फ्लैंज की लोकल बकलिंग का मतलब है ये आप देख पा रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट कर गई, ये आपका सैग कर गया, तो ये दिस प्रोसेस कॉल्ड लोकल बकलिंग। लाइक आई हैव शोन इन दिस कॉलम, यहाँ पे जो इंडिविजुअल फ्लैंज है वो क्रश कर रहा है, लोकल बक और जो टोटल बकलिंग है उसमें टोटल मेंबर ही हमारा बकल कर रहा है। तो हमारे जो प्लेट एलिमेंट्स हो गए, लाइक जो फ्लैंज के बने हुए हैं, इट इज अ प्लेट एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा आई सेक्शन था, तो ये हमारी जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी प्लेट एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टली प्लेट से हमारे मेंबर बने हुए हैं। तो जब ये प्लेट एलिमेंट्स फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी अ लोकल बकलिंग। तो प्लेट एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन में बकल लोकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये हमारे IS कोड में भी लिखा हुआ है कि जो प्लेट एलिमेंट्स हैं वो हमारे बकल कर सकते हैं लोकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। तो हमें इनकी विड्थ टू थिकनेस रेशियो को कंट्रोल करके हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हमारा ये स्टील मेंबर है तो इसकी विड्थ ये हो गई और इसकी जो थिकनेस होगी, इनकी अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे रेशियो, तो दैट विल बी कंट्रोल्ड लोकल बकलिंग ऑफ दैट मेंबर। तो हमारे यहाँ दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं, तो नाइदर 1 नाइदर 2 आर नॉट करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज इंटरनल एलिमेंट ऑफ स्टील सेक्शन एज पर IS 800। IS 800 के अकॉर्डिंग मैंने आपको IS 800 के कोडल प्रोविजंस में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 3 कैटेगरी के एलिमेंट्स, हमने जो भी स्टील का क्रॉस सेक्शन है, स्टील के मेंबर्स हैं उनका क्रॉस सेक्शन है, उनमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, ठीक है। एक इंटरनल एलिमेंट्स है, आउटसाइड एलिमेंट्स है, बिकॉज इनका जो लोडिंग पर बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। आउटसाइड एलिमेंट्स को हम लोग आउटस्टैंड भी बोलते हैं, और थर्ड हमारे टेपर्ड एलिमेंट्स होते हैं। आई सजेस्ट टू गो थ्रू IS 800 कोडल प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में मैंने इंटरनल एलिमेंट्स की बात की है। इंटरनल एलिमेंट्स हमारे वो एलिमेंट्स हैं, लाइक आपका ये आई सेक्शन बीम है, तो इसमें जो आपका ये वेब है आप देख पा रहे हैं, ये हमारी दोनों साइड से लॉन्गिट्यूडनल एजेस से कनेक्टेड है, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल अगर स्टिफनर है उससे भी कनेक्ट हो सकता है एट सुटेबल इंटरवल्स। तो जो वेब ऑफ आई सेक्शन है, ठीक है, दिस विल बी अ इंटरनल एलिमेंट बिकॉज दे लॉन्गिट्यूडनल एजेस दोनों साइड पे कनेक्टेड है। अगर हम बॉक्स सेक्शन ले लेते हैं तो बॉक्स सेक्शन का ये फ्लैंज है और ये हमारा वेब है, तो यहां पर ये दोनों साइड से हमारा कनेक्टेड है और ये वाला मेंबर भी ये वाले से कनेक्टेड है और इधर से भी कनेक्टेड है। तो जो फ्लैंज और वेब है बॉक्स सेक्शन की, ये दोनों ही इंटरनल एलिमेंट है, ठीक है। तो वेब ऑफ आई सेक्शन और फ्लैंज ऑफ एंड वेब ऑफ बॉक्स सेक्शन दोनों ही हमारे इंटरनल एलिमेंट है। जो आई सेक्शन का वेब है, फ्लैंज ओवरहैंग है, तो ये एक ही साइड से कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से ये आउटसाइड एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह जो टी बार है, टी सेक्शन है, इसमें आप देख पा रहे हो ये हमारा जो वेब है वो एक ही साइड से कनेक्टेड है, तो वेब ऑफ
टी सेक्शन यानी स्टेम, वेब टी सेक्शन के वेब को हम लोग स्टेम बोलते हैं, तो वो हमारा आउटसाइड एलिमेंट होगा। ठीक है, जो फ्लैट एलिमेंट्स हैं वो हमारे टेपर्ड एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी एक अप्रोप्रिएट थिकनेस जो स्पेसिफाइड है वो होती है। तो ये वाले जो तीनों आइटम्स हो गए ये हमारे इंटरनल एलिमेंट्स हो गए, और ये स्टेम ऑफ टी सेक्शन जो हो गया ये हमारा एक्सटर्नल एलिमेंट यानी आउटसाइड एलिमेंट हो गया। एक्सटर्नल वर्ड नहीं यूज करेंगे बिकॉज कोड ने ये सजेस्ट नहीं किया, आउटसाइड एलिमेंट यूज करेंगे वर्ड, या आउटस्टैंड बोलेंगे बिकॉज इसका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा जो इंटरनल एलिमेंट का बिहेवियर है, बिकॉज वहां पे दोनों साइड से लॉन्गिट्यूडनल एजेस से मेंबर कनेक्टेड है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 800-2000 के अकॉर्डिंग रेशियो पूछा गया है। दो केसेस हैं, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर अ स्टील मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स। तो ये हमारा पहला केस C1 ले लेते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज लोड। इसके लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो कोड ने स्पेसिफाई किया 180 किया है। और दूसरा केस क्या है, द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ स्टील बीम अगेंस्ट लेटरल ट्रोजन बकलिंग। इसके लिए कोड ने जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो हमारा स्पेसिफाई किया है वो 300 किया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस रेशियो कम्स एज 0.6, तो आंसर तो हमारा करेक्ट 0.6 हो जाएगा। और जो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो की लिमिट्स है कंप्रेशन मेंबर्स में वो क्यों लगाई गई हैं, टू टेक केयर ऑफ द एक्सीडेंटल और कंस्ट्रक्शन के जो लोड्स हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंबर्स बीइंग सब्जेक्टेड टू अनएक्सपेक्टेड वाइब्रेशंस। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने कोड ने IS 800 ने जो कंप्रेशन मेंबर्स हैं उनकी जो लिमिट्स हैं वो स्पेसिफाई की हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड और इम्पोज लोड, जहां पे रिवर्सल जो है वो अलाउड नहीं है। कंप्रेशन फ्लैंज जो है बीम का अगेंस्ट लेटरल ट्रोजन बकलिंग के अगेंस्ट में प्रिवेंट करना है, तो वहां पे मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो आप 300 लेके डिजाइन करोगे। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, 0.6 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 800-2007 द नोशनल हॉरिजेंटल फोर्सेस, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर प्रैक्टिकल इम्परफेक्शंस शुड बी टेकन एट ईच लेवल्स। तो नोशनल हॉरिजेंटल फोर्सेस जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दीज आर दी नोशनल लोड्स, इनको नोशनल लोड्स भी बोलते हैं, एंड दीज आर इमेजिनरी लोड्स। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक्चुअल लोड्स नहीं है जो बिल्डिंग पर एक्ट कर रहे हैं, ये हमारे इमेजिनरी लोड्स हैं जो हम एनालिसिस के पॉइंट से एज्यूम कर रहे हैं। एंड दिस एनालिसिस इज बेसिकली स्वे स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्रेम। कोई भी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्वे स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि लेटरल फोर्सेस की वजह से जो लेटरल डिफ्लेक्शन है वो विद इन लिमिट है या नहीं है। तो उसके लिए हम अदर जो एक्चुअल लेटरल लोड्स हैं उनके लिए तो एनालिसिस करते ही हैं, साथ में हम लोग एक जो हमारे इम्परफेक्शंस हो सकते हैं बिल्डिंग में, जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसको कैटर करने के लिए उन इम्परफेक्शंस की वजह से जो लेटरल स्वे हो सकता है उनको कंसीडर करने के लिए हम बिल्डिंग में नोशनल लोड सप्लाई करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग के किस फ्लोर पे आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो सपोज आपका 2 स्टोरी की बिल्डिंग है तो इस फ्लोर पे जो आप नोशनल लोड लोगे और इस पे वो अलग अलग होगा, तो हर फ्लोर पे नोशनल लोड आप अलग अलग लोगे, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कि उस फ्लोर पे कितना लोडिंग है, और वो लोडिंग हमारी डेड लोड और वर्टिकल इम्पोज लोड के फॉर्म में होगी। तो इट इज कंसीडर्ड एज 0.5% ऑफ डेड लोड प्लस वर्टिकल इम्पोज लोड, एंड दिस विल बी द फैक्टर्ड वैल्यू, यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करके। तो आपके मान लो आप इस फ्लोर पे ले रहे हो तो इसके ऊपर जितनी भी वर्टिकल ग्रेविटी लोडिंग है और इम्पोज लोडिंग है वो आप लोगे, और इस लेवल पे 0.5% ले लोगे, यानी 0.005 ऑफ टोटल लोड्स। टोटल लोड्स में डेड लोड और इम्पोज लोड्स आएंगे, तो इस फ्लोर पे लोगे तो आपके इस फ्लोर पे जो हमारे लोड्स एक्ट कर रहे होंगे उनका परसेंटेज लोगे। तो इस तरह हर फ्लोर पे आप लोड्स अज्यूम करोगे और उसका स्वे स्टेबिलिटी एनालिसिस चेक करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, कोड ये कहता है कि नोशनल लोड्स बिकॉज इम्परफेक्शंस जो है बिल्डिंग में उसकी वजह से स्वे स्टेबिलिटी एनालिसिस में यूज कर रहे हो, तो इनको आपको अदर लेटरल लोड्स के साथ अप्लाई नहीं करना है, लाइक विंड और अर्थक्वेक लोड्स, जो आप जिनकी वजह से एक्चुअल लोड्स जो आ रहे हैं बिल्डिंग पे उनके साथ इनको कंबाइन नहीं करना है। तो दे आर जनरली कंसीडर्ड एज 0.5% ऑफ फैक्टर्ड डेड लोड प्लस वर्टिकल इम्पोज लोड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो स्टूडेंट्स को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और बस ये ध्यान रखना है कि दीज आर दी ओनली दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, बिकॉज हम स्वे स्टेबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं इस पे।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्वे इफेक्ट, स्वे मतलब आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ लेटरल लोड्स। तो यूजिंग नोशनल लोड, अगर आप स्वे इफेक्ट देख रहे हो अंडर ग्रेविटी गैंट्री लोड केस, गैंट्री लोड्स में भी आपके वर्टिकल लोड्स आ रहे हैं, डेड लोड्स भी आ रहे हैं। तो जो वर्टिकल लोड्स आ रहे हैं गैंट्री लोडिंग की वजह से, किसी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में अगर गैंट्री इंस्टॉल्ड है, अब उस बिल्डिंग में आप स्वे इफेक्ट नोशनल लोड का यूज करते हो, सपोज आपका इस लेवल पे आपकी गैंट्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आपको जब स्वे इफेक्ट देखना है गैंट्री लोड के साथ, जब आपका गैंट्री लोड बिल्डिंग में एक्ट कर रही है, तो उस केस में जो नोशनल लोड्स हैं, नोशनल लोड का स्वे इफेक्ट एनालिसिस आपको तब करना है जब आपका बिल्डिंग का जो टोटल हाइट है, मान लेते हैं h बिल्डिंग का टोटल हाइट है और जो इसकी लिटरल विड्थ है, लिटरल डायमेंशन, दिस इज v, तो h बाई v जो है अगर लेस देन 1 है तो हम स्वे इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, स्वे इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देंगे, विल नॉट डू दी स्वे स्टेबिलिटी एनालिसिस यूजिंग नोशनल लोड्स अगर हमारे स्ट्रक्चर पे गैंट्री लोड का केस आ रहा है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नीड नॉट बी कंसीडर्ड, तो हमारा दिस रेशियो इज लेस देन 1, अगर ये रेशियो ज्यादा होगा और गैंट्री लोड केस अगर कंसीडर कर रहे हैं तो नोशनल लोड्स की वजह से सेपरेटली आपको स्वे एनालिसिस करना है बिल्डिंग के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIS 800 के अकॉर्डिंग जब प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस करते हैं, जो स्टील आप यूज कर रहे हो उसकी जो ग्रेड है वो हमारी कोड कहता है कि 450 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द कि हम कितना स्ट्रेस अलाउ कर रहे हैं टू केटर फॉर प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो हमारा 450 मेगापास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस, जो स्टील आप यूज कर रहे हो उसकी यील्ड स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर बकलिंग क्लास डी। आप सभी ने पढ़ रखा है कि एक कोई भी कॉलम है वो कितना लोड बियर कर सकता है विदाउट अनस्टेबल हुए, विदाउट बकलिंग हुए, वो हमने बकलिंग कर्व्स के फॉर्म में, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है IS 800 में। अब जिसमें जो बकलिंग कर्व्स हैं वो 4 हैं, ABCD, ठीक है। वो एक रिडक्शन फैक्टर के लिए फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम एज अ फंक्शन ऑफ नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शनल शेप्स देते हैं, जिसमें हमारा डिफरेंट इम्परफेक्शन फैक्टर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि हमारे जो कॉलम का शेप है वो कितना है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बकलिंग हो सकती है, जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है क्रॉस सेक्शंस का उसमें हॉट रोल्ड है, वेल्डेड है, कोल्ड है, तो वैल्यूज ऑफ दिस इम्परफेक्शन फैक्टर इंक्रीजेस विद इम्परफेक्शंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इम्परफेक्शन फैक्टर 4-5 चीजों पे डिपेंड कर रहा है प्राइमरली, वो ध्यान रखना है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द किस बकलिंग कर्व के लिए आप डिजाइन कर रहे हो कॉलम को, किसके बेसिस पे आप लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हो, तो वो इम्परफेक्शन की जो वेक्टर है वो बकलिंग कर्व्स के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो क्लास डी के लिए, क्लास डी बकलिंग कर्व के लिए हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है 0.21, 0.34, 0.49, 0.76, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज प्योरली एम्पेरिकल, ये हमने स्टैब्लिश किया है बेस्ड ऑन अवर एनालिटिकल एनालिसिस। तो बकलिंग क्लास डी के लिए आपको जो इम्परफेक्शन फैक्टर लेना है कॉलम्स की डिजाइन में, कॉलम की कैपेसिटी निकालने के लिए वो 0.676 लेना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोन बिलो एज हाईएस्ट इफेक्टिव लेंथ फॉर अ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर। प्रिज्मेटिक का मतलब है थ्रू आउट हमारी जो डायमेंशंस है वो यूनिफॉर्म है। तो अगर हम कोई भी कॉलम लेते हैं जिसमें ये दोनों हिंज हैं, ये हिंज को इंडिकेट कर रहे हैं, अगर हम L मान लेते हैं कि L इज दी अनसपोर्टेड कॉलम लेंथ, अनसपोर्टेड कॉलम लेंथ है, ठीक है। तो जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट कंडीशंस, यहां पे हिंज है तो हमारा लेटरल ट्रांसलेशन रिस्ट्रेंड होगा, रोटेशन जो होगा वो अलाउड होगा। तो यहां पे इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो L हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट अलाउड है, ट्रांसलेशन अलाउड है एक सपोर्ट पे, बट रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है,
बिकॉज ये इट विल बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जनरेट होंगे, और जो नीचे वाला सपोर्ट है वहां ट्रांसलेशन भी अलाउड नहीं है और नीचे भी रेस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन बनती है इफेक्टिव लेंथ विल बी 1.2L, 20% हम एनहेंस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे अगर पहला केस देखें तो रोटेशन हमारा अलाउड है, ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है बिकॉज ये हिंज है, और यहां पर हमारा रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों ही अलाउड नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये फिक्स्ड है, तो रोटेशन भी नहीं हो सकता और हमारा ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकता। ये फिक्स्ड है तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों ही अलाउड नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारी इफेक्टिव लेंथ 0.65L हो जाएगी और यहाँ पे हमारी 0.8 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इफेक्टिव लेंथ, तो हाईएस्ट इफेक्टिव लेंथ हमारी केस बी की आ रही है। सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये कोडल प्रोविजंस में टेबल 11 में मेंशन्ड है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान रखनी है कि जब आप पढ़ रहे हो बेस्ड ऑन द सपोर्ट कंडीशंस वी हैव टू कंसीडर अकॉर्डिंगली द इफेक्टिव लेंथ। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिए सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस सीरीज, और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।